वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कैंटीन की तरफ जा रही थी। तभी लड़कों के एक ग्रुप ने उसका रास्ता रोक लिया। रोशनी ने अपना सनग्लास थोड़ा नीचे किया और कातिलाना नजरों से ग्रुप के लीडर को देखा, जो बड़ी शातिर मुस्कान के साथ खड़ा था। तो मिस रोशनी, यही चाहती थी ना तुम कि सबके सामने घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज करूं? तो क्या तुम तैयार हो? रोशनी ने अपना चश्मा पूरी तरह उतारा और दिलचस्पी से उस महंगे ब्रांड से लदे लड़के को देखा, जो जीत के अंदाज में सीना ताने खड़ा था। तो सिद्धार्थ, मैं ये मान लूं कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे ईगो पर हावी हो गया है? मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, रोशनी ने एक खास अदा से उसे देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर मुस्कुराया। तुम कह सकती हो ब्यूटी क्वीन, वो बुदबुदाया, फिर पास में बने एक चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया। हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज, मेरी बात सुनिए सब। रोशनी अपनी सहेलियों के साथ बड़ी दिलचस्पी से यह नज़ारा देख रही थी, जबकि सिद्धार्थ वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर चुका था। सो गाइस, जैसा कि सब जानते हैं कि आज तक मैंने किसी लड़की को भाव नहीं दिया। रोशनी ये सुनकर धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि मेरा दिल इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की पर बुरी तरह आ चुका है। इसीलिए मैं आप सबके सामने अपने प्यार का इजहार चाहता हूँ। वो ऊंची आवाज में कह रहा था। वहां खड़ी न जाने कितनी ही लड़कियों ने रोशनी को जलन भरी निगाहों से देखा, तो कुछ लड़के हसरत भरी निगाहों से रोशनी को निहार रहे थे। लेकिन रोशनी सबसे बेपरवाह होकर सिर्फ सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ चबूतरे से उतरकर उसके ठीक सामने आया, अपनी जेब से एक लाल मखमली डिब्बी निकाली और एक घुटना मोड़कर बैठ गया। मिस ब्यूटीफुल, मिस टैलेंटेड, मिस एटीट्यूड क्वीन। रोशनी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, और वो जैसे उंगलियों पर गिन गिन कर उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। आखिरी लफ्ज पर रोशनी ने सर झटक कर एक हल्की मुस्कान दी। वेल माई लव, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रपोजल। वो हीरे की अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। क्यों? रोशनी ने अपने कंधे उचकाते हुए बेहद ठंडे लहजे में पूछा। क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में पूरी शिद्दत घोलते हुए कहा। रोशनी उसके और करीब आई, थोड़ा झुककर उसके गाल पर अपनी उंगली फेरी और बहुत नरमी से कहा नहीं, और झटके से पीछे हट गई। सिद्धार्थ को लगा जैसे किसी ने सरेआम उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसकी सारी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। वो अपनी भौहें सिकोड़े गुस्से से उसे घूरने लगा। ये क्या बकवास है रोशनी? तुमने खुद वादा किया था कि अगर मैं सबके सामने प्रपोज करूंगा तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। वो अंगूठी की डिब्बी वापस जेब में रखते हुए उसकी तरफ बढ़कर दबे छिपे गुस्से में फुसफुसाया, मगर रोशनी के चेहरे पर अब भी वही जीत वाली मुस्कान थी। हाँ, और तुमने ये भी तो कहा था कि अगर मैंने मना किया तो तुम एआई की मदद से मेरी फेक वीडियो बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल करवा दोगे। ऐसा ही कहा था ना? उसकी आंखें चमक रही थी, जबकि दूसरी तरफ सिद्धार्थ के विरोधी ग्रुप के लड़के सिद्धार्थ का इस तरह रिजेक्शन होने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सिद्धार्थ मल्होत्रा, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मगर तुम पीछे ही नहीं हटे, यहाँ तक कि धमकियां देने पर उतर आए। याद रखना, अगर तुमने अब दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, समझे? वो एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए पलटी और अपनी उसी खास अदा से सनग्लास लगाना नहीं भूली। पीछे पूरा कॉलेज सिद्धार्थ पर हंस रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया था। वो यकीनन इस भयंकर बेइज्जती का बदला लेने का मन बना चुका था। इस बात को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर अब तक सिद्धार्थ की तरफ से कोई हरकत देखने को नहीं मिली थी। यहाँ तक कि वो कॉलेज से भी गायब था। रोशनी कॉलेज से निकलकर पार्किंग की तरफ आ ही रही थी, तभी उसकी नज़र अपनी कार पर गई, जिसकी हालत देखने लायक बिल्कुल नहीं थी। वो आंखों से चश्मा हटाते हुए अविश्वास से अपनी कार की तरफ बढ़ी। आसपास कई स्टूडेंट्स खड़े होकर हैरत से उस कार को देख रहे थे। व्हाट रबिश! वो कार का बोनट छूकर देखने लगी। पूरी कार का स्प्रे पेंट और गंदे कलर से खराब कर दिया गया था, जबकि बोनट पर एक नोट चिपका हुआ था, मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। अजीब साइको इंसान है।
रोशनी ने गुस्से से उस नोट को मुट्ठी में भींचा और जमीन पर फेंक दिया। अगर उसके डैड इस वक्त बिजनेस ट्रिप पर देश से बाहर ना गए होते तो वो एक फोन करके सिद्धार्थ का चैप्टर यहीं क्लोज करवा देती। आज रोशनी की एक खास सहेली की बर्थडे पार्टी थी जिसे उसने जमकर एंजॉय किया। लाउड म्यूजिक की वजह से बैग में वाइब्रेट होता उसका मोबाइल बज बजकर बंद हो रहा था, जिसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। सभी लोग डांस फ्लोर पर मस्ती में झूम रहे थे। तभी अचानक रोशनी को लगा कि किसी ने बहुत मजबूती से उसका बाजू दबोचकर उसे अपनी तरफ खींचा है। वो चीखती उससे पहले ही एक भारी हाथ ने उसका मुंह भींच लिया। पार्टी की डिस्को लाइट्स और चारों तरफ फैले अंधेरे की वजह से वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकी। वो उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए तेजी से हॉल से बाहर की तरफ ले जाने लगा। रोशनी खुद को छुड़ाने के लिए मुसलसल हाथ पैर मार रही थी, मचल रही थी। बाहर आते ही सिद्धार्थ ने कार का दरवाजा खोला और उसे बेरहमी से अंदर की तरफ धकेल दिया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रोशनी गुस्से से दहाड़ी। बस एक शब्द और मत कहना वरना यहीं जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी? सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। बहुत हो गई तुम्हारी ये अकड़, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हारी सिर्फ एक फेक वीडियो वायरल करूं, मगर ये काफ़ी नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी असली वीडियो वायरल करूं। इसके लिए मुझे बस जरा सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो नफरत से उसे देख रही थी और सिद्धार्थ अपनी शर्ट उतारकर उस पर झुकते हुए उसे काबू करने लगा। नो नो, दूर हटो तुम चिपिस्टर, बेशरम इंसान। रोशनी अपने नाखूनों से कभी उसका चेहरा नोचने की कोशिश करती तो कभी उसे धक्का देती, मगर सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बेबस कर चुका था। और ये वो पल था जब पहली बार रोशनी के मन में एक गहरा डर बैठा, अपनी इज्जत लुट जाने का खौफ। बचाओ मुझे, कोई है, वो पूरी ताकत से चीखी। अभी वो उस पर और झुकता, इससे पहले ही कार का दरवाजा झटके से खुला और किसी ने सिद्धार्थ की कॉलर दबोचकर उसे बाहर की तरफ खींच लिया। रोशनी एकदम उठकर बैठ गई। जब वो कार से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक साधारण मैकेनिक जैसे कपड़ों वाला नौजवान सिद्धार्थ को पीछे की तरफ धकेल रहा था। लड़की से बदतमीजी करता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? वो लगातार सिद्धार्थ पर मुक्के बरसाए जा रहा था। रोशनी चमकती आंखों से सिद्धार्थ की धुलाई देख रही थी। इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, रोशनी ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा। तूने हाथ पकड़ा था इसका? हाँ? एक और मुक्का सिद्धार्थ के मुंह पर रसीद हुआ। इसने कहा था कि ये मेरी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देगा। इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया था। रोशनी जैसे उंगलियों पर गिन गिन कर उसकी करतूतें बता रही थी। लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था तू? हाँ? एक और जोरदार घूंसा गूंजा। इसने मुझसे कहा था कि ये मुझे मेरी औकात याद दिलाएगा। रोशनी और जोश से बोलने लगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू लड़की की औकात तय करेगा? एक और करारी लात सिद्धार्थ की पसलियों में पड़ी और इसने कहा था कि रोशनी जल्दी से कुछ और कहने ही वाली थी कि वो नौजवान बेजारी से उसकी तरफ पलटा। मैडम अब बस भी करो, जान लोगी क्या उसकी? अब उसके शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां मैं उसे मारूं। विक्रम ने पलटकर अपने कंधे उचकाए। रोशनी उसे देखती ही रह गई। उसके कपड़े जरूर थोड़े गंदे और सिंपल थे क्योंकि शायद वो कोई मैकेनिक था, मगर उसकी गठीली बॉडी, उसका चेहरा और उसकी शख्सियत उसे कहीं से भी एक आम इंसान जैसी नहीं लगा रही थी। एक जगह बची है। रोशनी ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई। हे भगवान, कितनी खतरनाक हैं आप! विक्रम ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए सिद्धार्थ को एक आखिरी लात मारी और अपने हाथ झटकते हुए रोशनी की तरफ मुड़ा। थैंक्स, रोशनी ने थोड़ा एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। इस पूरी हाथापाई के दौरान विक्रम की आधी से ज्यादा शर्ट फट चुकी थी। ना भी कहेंगी तो चलेगा, विक्रम ने अपनी फटी कॉलर ठीक करते हुए कहा। वैसे तो मैं किसी को सलाह देता नहीं हूँ, मगर इतना मैं बता दूं कि आपके इस मामले में गलती आपकी ही है। तभी ये आपके पीछे पड़ा था, विक्रम ने लापरवाही से कहा तो रोशनी ने उसे घूर कर देखा। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? सही कह रहा हूँ। अभी आप जिस तरह से इसे पिटवा रही थी, मुझे तो लग रहा था कि आप अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हैं। अगर मैं सही वक्त पर यहाँ ना आता तो पता नहीं आपका क्या हाल होता। विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वैसे भी
खुद अपनी मदद कर सकती हूँ मैं, समझे तुम? हटो अब पीछे। वो विक्रम को परे धकेलते हुए अपनी उसे खास अदा से चलकर अपनी गाड़ी में जा बैठी। विक्रम ने तिरछी नजरों से उसे घूरा, मगर रोशनी ने जैसे ही कार स्टार्ट की, अचानक बोनट के अंदर से गाढ़ा धुआं निकलना शुरू हो गया। जहां विक्रम ने अपनी मुस्कुराहट को मुश्किल से दबाया, वहीं रोशनी ने बेबसी और मदद की उम्मीद से उसकी तरफ देखा। यह देखकर विक्रम का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। वेल, ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। विक्रम ने कार का बोनट खोला तो अंदर से धुआं बाहर आ रहा था। रोशनी के कुछ पूछने से पहले ही वो खुद उसे देखने लगा। वो थोड़ी चिंता में कभी विक्रम को तो कभी अपनी गाड़ी को देख रही थी। रात के इस पहर अगर ये लड़का यहाँ न होता तो पता नहीं उसका क्या होता, क्योंकि वो इस बर्थडे पार्टी में अपने घर के नौकरों और ड्राइवर से छुप कर आई थी। इस वक्त उन्हें फोन करके बुलाना भी मुमकिन नहीं था, वरना वे सीधे उसके डैड को सब बता देते कि वो रात के 2-3 बजे तक बाहर थी। कोई कपड़ा है? विक्रम के पूछने पर उसने ना में सिर हिलाया। विक्रम ने कुछ सोचा और अपनी फटी हुई शर्ट पूरी तरह से उतार दी और कार के भीतर किसी बहुत गर्म वायर को साफ करने लगा। रोशनी ने एक नज़र उसके कसरती जिस्म को देखा जो पसीने से चमक रहा था। 6 पैक एब्स, मजबूत मसल्स और परफेक्ट डोले शोले। बेशक उसे बेहद हैंडसम कहा जा सकता था। हे मैडम, अगर ताड़ना खत्म हो गया हो तो जाकर गाड़ी स्टार्ट कर लो। विक्रम ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो होश में आई और उसे घूरते हुए वापस गाड़ी में जा बैठी। कार अब स्टार्ट हो चुकी थी। अब सब ओके है? विक्रम ने बोनट गिराकर पूछा तो रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ा ली। फिर अचानक उसने ब्रेक लगाया। विंड स्क्रीन से उसने विक्रम को एक हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा। वेल थैंक्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, रोशनी ने एक अदा से कहा। विक्रम मुस्कुराते हुए कार की खिड़की पर हाथ रखकर थोड़ा झुका। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। एक इतनी खूबसूरत लड़की लिफ्ट की पेशकश करे और मैं उसे ठुकरा दूं, ऐसी मेरी फूटी किस्मत कहाँ। रोशनी अपनी भौहें उचकाते हुए मुस्कुराई। लेकिन अगर एक हैंडसम बिना शर्ट वाले और अनजान मर्द के साथ आपको किसी ने रात के इस पहर देख लिया तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है मैडम। वो उसके इस बेबाक अंदाज पर हल्के से हंसी। फिक्र मत करो, मुझे कोई नहीं देखेगा। रोशनी ने अपनी एक आंख दबाकर इशारा किया तो विक्रम ने अपने कंधे उचकाए और आगे वाली फ्रंट सीट संभाल ली। रोशनी को खुद नहीं पता था कि क्यों, मगर वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के से अट्रैक्टिव हुई थी। नाम क्या है तुम्हारा? रोशनी ने सहज अंदाज में पूछा। विक्रम ने अपनी जीन्स की जेब से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोशनी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। पकड़िए, इस पर मेरा पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। रोशनी ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमाए रखा, जबकि दूसरे हाथ से वो कागज खोलकर देखने लगी। विक्रम, उसने नाम पढ़कर कागज वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। आप रख लीजिए, हो सकता है कभी मेरे लायक कहीं नौकरी की कोई पेशकश आए तो इस पर मेरा नंबर लिखा है, मुझे सूचित कर दीजिएगा। विक्रम दोनों हाथों को पीछे करके सीट से सर टिकाए बड़े आराम से उसे देख रहा था। इसका मतलब अभी के लिए तुम बेरोजगार हो? रोशनी ने थोड़ा तंज कसते हुए वो कागज डैशबोर्ड पर रख दिया। हे भगवान, मैं अपना खुद का काम करता हूँ, मैकेनिक हूँ, उसने बड़े गर्व से अपनी गर्दन अकड़ाकर कहा तो रोशनी ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लगते तो नहीं हो कहीं से मैकेनिक, इतना हैंडसम मैकेनिक तो फिर क्या लगता हूँ? विक्रम ने अपनी आंखें छोटी करके शरारत से पूछा। जेल से भागे हुए कोई गुंडे लगते हो। रोशनी ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। बिल्कुल सही, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो बड़ा उत्साहित होकर कहने लगा। रोशनी ने बाकायदा घूमकर उसे देखा। हाँ ना, 7 देशों की पुलिस लगी है मेरे पीछे। अभी 2 महीने पहले ही रशिया की जेल से भागा हूँ, बड़ी मुश्किल से इंडिया पहुंचा हूँ। विक्रम ने बात को और आगे बढ़ाते हुए मजे लिए। रोशनी को पल भर के लिए उससे थोड़ा डर लगा, मगर उसने खुद को संभाला। ऐसे कौन से काले धंधे करते हो तुम? रोशनी ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं मैडम, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। विक्रम को जैसे बुरा लगा। अच्छा, कहाँ जाना है तुम्हें? रोशनी का घर आने वाला था तो वो कार रोककर पूछने लगी। बस यहीं उतर जाता हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर है, पैदल चला जाऊंगा।
विक्रम गाड़ी से उतरा और हाथ के इशारे से बाय करता हुआ मुड़ गया, मगर फिर रुका। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। वो विंड स्क्रीन पर थोड़ा झुका और दिलचस्पी से उसे देखने लगा। रोशनी, रोशनी सिंह। रोशनी ने अपनी गर्दन अकड़ाकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। सुंदर नाम है, शुभ रात्रि। वो जींस की जेब में हाथ डाले पलट गया और रोशनी उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। आज रोशनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग पर आई थी। वापसी में उन लोगों ने साथ में लंच किया। अब वो वापस अपने घर जा रही थी, तभी अचानक उसे याद आया कि उसे तो लाइब्रेरी जाना था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और रोड क्रॉस करके लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी से लौटते वक्त एक हाथ में अपना क्लच और किताब थामे और दूसरे हाथ में मोबाइल इस्तेमाल करती हुई वो बिना ध्यान दिए सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आने लगा। इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, किसी ने बेहद मजबूती से उसका हाथ खींचा। रोशनी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो उस शख्स के साथ फुटपाथ पर जा गिरी। वो उसके ऊपर गिरी थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके पैर पर हल्की सी रगड़ लग गई थी। रोशनी ने सर उठाकर देखा तो विक्रम अपने मुंह का अजीब सा कोना बनाए अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा सहला रहा था। वो झटके से उसके ऊपर से हटी। तुम? वो उठकर बैठ गई और अपना पैर सहलाने लगी। ये आत्महत्या करने का कौन सा नया तरीका था? विक्रम भी अपनी गर्दन और सिर को सहलाते हुए उठा। शट अप, चुप करो, मैं कोई मरने नहीं आई थी। रोशनी ने गुस्से से उसे डपटा। वो अब तक अपना पैर सहला रही थी। मेरा सौभाग्य है आप पढ़ती भी हैं। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर सड़क पर गिरा उसका क्लच, मोबाइल और किताब उठाई। वो उठकर खड़ा हो गया और अपना एक हाथ रोशनी की तरफ बढ़ाया, जिसे थाम कर वो भी उठ खड़ी हुई। रोशनी को अब एहसास हुआ कि उसके पैर के साथ साथ उसकी कोहनी भी थोड़ी छिल गई थी। वो उसके साथ सड़क पार करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आई। विक्रम चलते हुए हल्का सा लंगड़ा रहा था। तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। रोशनी ने उसे इस तरह चलते देख थोड़ी चिंता से पूछा। नो थैंक्स, शुक्रिया। उसने उसकी किताब, मोबाइल और क्लच उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और पलटकर जाने लगा। सुनो, तुम्हें सच में ज्यादा लगी है, प्लीज हॉस्पिटल चलो। अब की बार रोशनी ने थोड़े अधिकार और जल्दबाजी से कहा तो वो पलटा। अब आप इतने प्यार से कहेंगी तो इंसान नर्क भी चला जाए, लेकिन हाँ, वापसी में एक कप चाय पीऊंगा। उसने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जैसे अपनी शर्त रखी तो रोशनी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वे लोग हॉस्पिटल से पट्टी करवाकर निकले और पास में ही बने एक बेहतरीन कैफे में आकर बैठ गए। वो बड़े मजे से चाय पी रहा था, जबकि रोशनी ने अपने लिए कॉफी मंगवाई थी। रोशनी अपनी कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बीच बीच में उसे देख रही थी। उसने काले रंग की शर्ट पहन रखी थी, जिसके सीने की तरफ के 2 बटन खुले हुए थे, और वो नीले रंग की जीन्स में था, जो वो वाकई बहुत हैंडसम लग रहा था। जबकि विक्रम उसकी लगातार टिकी नजरें खुद पर महसूस करने के बावजूद जानबूझकर उसे नहीं देख रहा था। रोशनी को तो वैसे भी आदत थी कि सब उसे ही देखा करते थे, जैसे वो कोई दुनिया का अजूबा हो। तुम्हें कोई नौकरी मिली? रोशनी ने सहजता से पूछा। ऐसा भाग्य कहाँ, अब तो गैरेज की दुकान भी ठप हो रही है। विक्रम ने अपने कान को सहलाते हुए बिल्कुल आम से लहजे में कहा। तुम्हारा बायोडाटा मेरे पास है, तुम कहो तो मैं अपने डैड से बात करूं, शायद तुम्हारी नौकरी लग जाए उनकी कंपनी में। रोशनी ने उससे पेशकश की, ताकि वो अगले ही दिन मुझे लात मारकर बाहर निकाल दे। मुझसे नहीं पहने जाते ये 3 पीस सूट, टाई, महंगे जूते और कफलिंग्स। मैं खुद को इतना आर्टिफिशियल जेंटलमैन टाइप रोबोट नहीं बना सकता, और जो मेरा स्टाइल है, इसीलिए इस रूप में मुझे कोई सन की ही नौकरी दे सकता है। विक्रम ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाकर कहा। रोशनी ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया। वैसे तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए? अब की बार वो बड़ी दिलचस्पी से पूछ रही थी। उसके इस अंदाज पर विक्रम ने रुककर उसे देखा और फिर एक तरफा मुस्कुराया। सच में, अगर आप मुझे ऐसे ही देखती रही ना तो मैं शर्मा जाऊंगा। वैसे मैं थोड़ा बेशर्म टाइप का हूँ। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब शर्माया था, मगर इतिहास गवाह है, जब भी मैं शर्माया हूँ उस दिन कोई भूकंप, तूफान या धमाका, ऐसा कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर हुआ है। इसीलिए मैं इस चीज से कोसों दूर रहता हूँ। विक्रम ने अपने हाथों को आपस में जोड़कर जितनी गंभीरता से ये बात कही, रोशनी ने उतना ही ऊंचा ठहाका लगाया। उफ, तुम्हारी ये बातें। खैर, तुमने बताया नहीं कि तुम किस तरह का काम चाहते हो। उसने दोबारा वही सवाल किया।
मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे गोद ले ले। अब की बार रोशनी फिर से हंस पड़ी। ये कोई मजाक नहीं है। विक्रम ने थोड़ी बेरुखी से उसे देखा तो रोशनी ने माफी मांगने वाले अंदाज में अपने हाथ उठा दिए। मगर कोई इतने बड़े बच्चे को गोद लेकर क्या करेगा, और इसमें तुम्हारा क्या काम हुआ भला? वो थोड़ी उलझन में थी। मेरा मतलब है कि मेरा सारा खर्चा पानी वो उठाए, मुझे रहने के लिए घर दे, हर महीने नए कपड़े दिलाए, मेरी सारी जरूरतें पूरी करें और मुझे मंथली एक अच्छी पॉकेट मनी भी दें। विक्रम की डिमांड सुनकर रोशनी ने ताज्जुब से अपनी भौहें उचकाई। और बदले में तुम क्या करोगे? वफादारी, उसने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। रोशनी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं उनके प्रति पूरी तरह वफादार रहूंगा, उनके घर की और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा करूंगा, वक्त आने पर अपनी जान भी दे दूंगा। उसने इतने सामान्य अंदाज में यह बात कही कि रोशनी बिल्कुल लाजवाब रह गई। आज पूरे एक हफ्ते बाद रोशनी अपनी सहेलियों से मिली थी, सारा दिन उनके साथ गुजारा और अब मूवी देखने और डिनर करने के बाद वो रात को वापस अपने घर आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं था। उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। उसके मन में खतरे की घंटी बजने लगी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे डैशबोर्ड से वो सफेद कागज निकाला। उस पर लिखा था नंबर, अपने मोबाइल में सेव किया और बिना वक्त गंवाए उस नंबर पर अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। वो अभी थोड़ी ही दूर आ पाई थी कि तभी एक काली गाड़ी ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब की बार डर के मारे जैसे उसके शरीर से जान ही निकल रही थी। तभी अचानक किसी ने उसकी गाड़ी के पिछले टायर पर गोली चला दी। रोशनी ने बेहद मुश्किल से गाड़ी को संभालना चाहा, मगर रफ्तार तेज होने के कारण वो गाड़ी पर काबू नहीं रख पाई और उसकी कार सड़क किनारे एक पक्की दीवार से जा टकराई। झटका इतना जोरदार था कि रोशनी का सिर सीधे डैशबोर्ड पर जा लगा। उसके माथे से खून बहने लगा। कार का बोनट भी उखड़ चुका था और उसमें से गाढ़ा धुआं उठ रहा था। बेहद मुश्किल से वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। उसका मोबाइल उसके लॉन्ग कोट की जेब में ही था। तभी अचानक कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े। हुए चेहरे से ही अपराधी लग रहे थे, मगर सिर्फ चेहरे से, क्योंकि वे सभी 3 पीस सूट पहने हुए थे। वे सूट बूट वाले लोग किसी के भेजे हुए पेशेवर गुंडे लग रहे थे। सबके हाथों में बंदूकें थी। पकड़ो इसे और हाथ पैर बांधकर गाड़ी के अंदर डालो। उनमें से एक ने हुक्म जारी किया तो बाकी के 4 लोग रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। वो बुरी तरह डरी सहमी वहां से भागने लगी। सड़क के आसपास घने पेड़ों वाला जंगली इलाका था। न जाने वो घबराहट में किस रास्ते पर निकल आई थी। वे 4 आदमी उसके पीछे थे और वो आगे आगे भाग रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वे चारों उसके करीब आने लगे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार बाइक जंगल के पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई सीधे उनके सामने आकर रुक गई। एक तरफ रोशनी जमीन पर गिरी हुई थी तो दूसरी तरफ वे 4 आदमी खड़े थे और बीच में अपनी बाइक रोके वो शख्स अकेला खड़ा था। रोशनी सिर पर चोट लगने की वजह से अब होश खो चुकी थी। वो बाइक से नीचे उतरा और अकेले ही उन चारों की अच्छी खासी दुर्गति बना चुका था। रोशनी, रोशनी, विक्रम उसके गाल थपथपा रहा था। जब उसे होश आया, सिद्धार्थ, वे लोग, उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब उसने विक्रम को बिना शर्ट के अपने ऊपर झुका हुआ पाया, फिर उसने एक नज़र अपने आसपास की जगह पर दौड़ाई। वो कोई छोटा सा कमरा था और वो इस वक्त एक सिंगल बेड पर लेटी हुई थी। वो झटके से उछलकर पीछे हुई। हे भगवान, मेरा ऐसा वैसा कोई गलत इरादा नहीं था। विक्रम उसकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा बुरा मान गया था। खैर, ये मेरा घर है, यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। रोशनी ने ध्यान दिया तो उसे विक्रम के दाहिने बाजू पर एक पट्टी बंधी हुई दिखाई दी। तुम्हें क्या हुआ? वो अपनी सारी चिंता भूलकर उसे देखने लगी। विक्रम इस वक्त फर्स्ट एड बॉक्स निकाल चुका था और रोशनी के माथे का जख्म साफ करने लगा। कुछ नहीं, बस जरा सी खरोच है, इधर देखो, इसे साफ कर दूं। उसने रोशनी के माथे का जख्म साफ करके वहां बैंडेज लगा दी। विक्रम, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? रोशनी की नजर लगातार उसकी चोट पर ही थी, मगर वो हमेशा की तरह खुद के प्रति लापरवाह सा नजर आया। उसने नाम में सिर हिलाया और दवाइयों का बॉक्स रखने के लिए उठ गया। जब वो वापस आया तो रोशनी उसके कमरे को देख रही थी। वो कमरा न ज्यादा छोटा था और न ज्यादा बड़ा, लेकिन एकदम परफेक्ट था।
एक कोने में उसकी अलमारी रखी थी, एक तरफ उसका कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह सेट था और दीवार के साथ उसका बेड लगा हुआ था। ये छोटा सा कमरा ही उसके लिए उसकी पूरी दुनिया था। तो मुझे वहां से कैसे उठाकर लाए? रोशनी ने अब पूरी गंभीरता से पूछा। जब तुमने मुझे अपनी लोकेशन भेजी तो मुझे लगा कि तुम शायद अभी अभी मेरे सर पर पहुंच जाओगी और कहोगी कि देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन मेरे घर से बस 10 मिनट के रास्ते पर थी। मगर जब मैं तुम्हें ढूंढने निकला तो पता चला कि हमारी ब्यूटी क्वीन के पीछे तो खतरनाक गुंडे लगे हुए हैं। एक बात बताओ, तुमने किस किस से पंगे ले रखे हैं जो इतने बड़े बड़े दुश्मन बनाकर बैठी हो तुम? वो शक भरी नजरों से उसे देखकर कह रहा था। मैं तुम्हें पंगेबाज लगती हूँ? रोशनी ने उसे घूर कर देखा। नहीं, इससे भी ज्यादा पहुंची हुई चीज हो तुम। उसने मजे से अपनी एक आंख दबाई। विक्रम, मेरी गाड़ी, मुझे घर जाना है। उसे अचानक सब याद आया तो वो एकदम होश में आई। रिलैक्स, मेरा सिर्फ घर इस सुनसान इलाके में है। खुद मैं कोई जंगली या गंवार नहीं हूँ जो लाखों की गाड़ी वहीं छोड़ा था। तुम्हारी गाड़ी मेरी दुकान पर खड़ी है, थोड़ी अनफिट हो गई है, मगर कल सुबह तक ठीक कर दूंगा। खैर, तुमने बताया नहीं कि कौन थे वो लोग? वैसे उनमें से एक के पास से ये कार्ड मिला है, शायद किसी बड़ी गैंग के आदमी थे। क्या तुम डायमंड गैंग नाम के किसी गिरोह को जानती हो? विक्रम ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया, जिससे उसने नासमझी से थाम लिया और फिर ना में सिर हिलाने लगी। ओ माय गॉड, तुम पागल हो क्या? बहुत खतरनाक गैंग है ये, जिसे तुम अपने पीछे लगाए लिए बैठी हो। विक्रम ने अपना सिर ही पकड़ लिया, मगर जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो उसने नजर उठाकर उसे देखा। वो खामोशी से अपने आंसू बहा रही थी। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम घर से छुप कर आई होगी। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। पीछे के रास्ते से अपने घर के अंदर चली जाना, विक्रम ने नरमी से समझाया। मैं सुबह से बाहर थी, ड्राइवर समेत घर के सभी नौकरों को पता था। अब वे सब परेशान हो रहे होंगे और उन्होंने पक्का मेरे डैड को भी फोन करके बता दिया होगा। उसने अपनी आंखें रगड़कर साफ करते हुए कहा। ओ, तो ये समस्या हो गई है। वेल, एक काम करो, तुम अपने किसी भरोसेमंद नौकर को फोन करके कहो कि तुम अपनी सहेली के घर रुक रही हो और सुबह आओगी। ओके? उसके कहे पर अमल करने के बाद अब वो थोड़ी संतुष्ट होकर बैठी थी। तुम यहाँ आराम से सो जाओ, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, डरो मत, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। उसने रोशनी को तसल्ली दी और खुद कंप्यूटर वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। वो भला कैसे उस अनजान लड़के पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेती? मगर उसे नींद भी बहुत आ रही थी और इस वक्त उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। फिर पास के छोटे से किचन से बर्तनों की खटर पटर की आवाज आ रही थी। वो उठकर चलती हुई वहां आई तो देखा कि विक्रम बिना शर्ट के खड़ा अंडा फ्राई कर रहा था। रोशनी गहरी नजरों से उसे देख रही थी, ना जाने क्यों, मगर विक्रम में एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसका कसरती शरीर, उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी मुस्कान। और कल रात जब उसने बाइक पर एंट्री मारी थी, कोई और वक्त होता तो वो जरूर उसकी खुलकर तारीफ करती। ओह, गुड मॉर्निंग रोशनी। उम्मीद है मेरे इस छोटे से आशियाने में तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। वैसे सुबह सुबह ही ताड़ना शुरू? हाँ। उसकी नजरों की गर्माहट महसूस करके वो पलटा तो गहरा मुस्कुराया। रोशनी इस बात पर बुरी तरह झेप गई। फ्रेश होकर जब वो वापस कमरे में आई तो नाश्ते की ट्रे बेड पर रखकर उसी का इंतजार कर रहा था। पता नहीं कल मैं कैसे इतनी जल्दी सो गई, घर पर तो मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती, वो मुस्कुराकर बता रही थी, जबकि विक्रम बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। सुबह के वक्त निखरी निखरी सी वो बेहद प्यारी लग रही थी। जाहिर है नशे का असर था। उसने अपने कंधे उचकाकर कहा। वो चौंकी। नशे का असर? क्या मतलब? कैसा नशा? विक्रम ने धीरे से नाश्ते की ट्रे उठाकर साइड में रखी और अपने और उसके बीच का फासला पूरी तरह खत्म किया। वही नशा जो मैंने तुम्हें रात को उस दवाई में डाल कर दिया था। विक्रम की आंखों में अचानक आए इस बदलाव को देखकर रोशनी के मन में एक बार फिर खौफ बैठने लगा। उसकी सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोशनी की आंखों में साफ डर था। समझ आएगा भी कैसे? तुम कल रात नशे में थी। कहा तो है उस दवाई में नशा था। विक्रम की नजरें रोशनी को अपने अंदर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। तो तुमने क्या किया कल रात मेरे साथ?
उसका डर अब चेहरे पर साफ दिखने लगा था। वो अपनी सांसें रोके उसे देख रही थी, जबकि विक्रम की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। बहुत कुछ। विक्रम ने धीरे से अपना चेहरा उसके इतने करीब किया कि रोशनी ने डर के मारे अपनी आंखें भींच ली। विक्रम को उसकी तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? रोशनी के गले से एक हिचकी निकली। उसके लहजे में एक अजीब सा दर्द था, जैसे अभी अभी उसका कोई बहुत बड़ा भरोसा टूटा हो। जाहिर है यार, मजाक कर रहा हूँ, तुम भी ना अजीब हो। वो अचानक जोर से हंस पड़ा। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम कितनी बहादुर हो, जो बाहर तो बड़ी शेरनी बनकर बड़े बड़े गुंडों से पंगे लिए बैठी हो और अंदर मेरे सामने भीगी बिल्ली बनी हुई हो। हद है, कसम से सारा मूड खराब कर दिया। वो जैसे ही अपने असली और पुराने अंदाज में वापस आया, रोशनी ने झटके से अपनी आंखें खोली। तुम वाकई मजाक कर रहे थे? तो और क्या? उसने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए तो रोशनी ने उसे गुस्से से घूरा। अब क्या मुझे कच्चा चबा जाओगी? नाश्ता करो जल्दी। तुम्हारे सो जाने के बाद मैं रात को ही तुम्हारी गाड़ी ठीक करने दुकान पर चला गया था, ताकि तुम जब अपने घर जाओ तो किसी को शक न हो कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। लेकिन सुनो, तुम अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दे दो, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। उसने उसे सलाह दी, जबकि वो नाश्ता करने में व्यस्त हो चुकी थी। नाश्ते से निपटकर वो घर के बाहर आ खड़ी हुई। घर वो वाकई सुनसान जंगली इलाके में था। वजह तो उसने नहीं पूछी, मगर इतना जान गई कि वो अकेला यहाँ रहता है। वो बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और वो जब बाहर आया तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो ब्लैक शर्ट पर खुली हुई लेदर की जैकेट पहने, गले में चेन डाले और हेलमेट थामे बाहर आ रहा था। वो कोई पेशेवर बाइक राइडर लग रहा था। उसकी स्पोर्ट्स बाइक लगभग 10-12 लाख की तो होगी ही, रोशनी ने अंदाजा लगाया। बैठो, उसने बाइक स्टार्ट करके उससे कहा। वो एक पैर इधर और एक पैर उधर करके लड़कों की तरह बैठ गई। हे भगवान मैडम, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, उसने टोका। बाइक इतनी शानदार हो और बाइक चलाने वाला इतना हैंडसम तो सब सही है, रोशनी ने मजे से कहा। अच्छा, तो मैं ये मान लूं कि तुम मुझे ताड़ रही थी? विक्रम ने थोड़ी बनावटी बेरुखी से कहा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। वो उसे अपनी दुकान पर ले गया, जहां उसकी गाड़ी पूरी तरह तैयार खड़ी थी। मेरी बात सुनो रोशनी, तुम गाड़ी लेकर आगे चलो, मैं पीछे से तुम्हें फॉलो करता हूँ और सुरक्षा भी दूंगा। वो बाइक से उतरी तो विक्रम ने अपना हेलमेट उतार कर कहा, हाँ अब क्या देख रही हो? जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। मुझे बहुत ताड़ लिया। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मुझे पसंद करने वाली नजरों से देख रही हो या मुझसे भी दुश्मनी करने का इरादा है। उफ, जाओ भी अब, वो थोड़ा झेप कर बोला। वो ना में सिर हिलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो गाड़ी चला रही थी, तभी विक्रम अपनी बाइक दौड़ाते हुए उसकी विंड स्क्रीन के पास आया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, मेरे साथ रेस लगाओगी रोशनी? हार जाओगे? रोशनी ने मजे से अपनी आंख दबाई। देखते हैं। उसने अपनी बाइक एक तरफ रोकी, हेलमेट उतारा, जैकेट उतारी और उसकी तरफ बढ़ा दी। वापसी पर ले लूंगा, रोशनी ने उसकी जैकेट और हेलमेट लेकर बगल वाली सीट पर रख दिया। विक्रम ने दोनों हाथों से अपने बिखरे बालों को ठीक किया, शर्ट के ऊपर के बटन खोले, मुंह में सिगरेट दबाकर लाइटर से सुलगाई और उसे चलने का इशारा किया। रोशनी ने जवाब में सिर हिलाया। अगर ये इस तरह की अदाएं दिखाएगा तो मैं वाकई हार जाऊंगी, रोशनी ने उस अट्रैक्टिव बाइकर को देखकर दिल ही दिल में कहा। किसी के झांसे में ना आने वाली लड़की आज यहाँ फिसल रही थी। वो नजारा कुछ ऐसा था कि वो वाकई अपनी बाइक से उसे पीछे छोड़ रहा था। खुला हुआ कॉलर, गले में चैन, हवा में उड़ते बाल और शर्ट के 2 बटन खुले। वो पूरी एकाग्रता से बाइक भगा रहा था और रोशनी बेहद मुश्किल से उस पर से नजर हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी विक्रम ने अचानक ब्रेक लगाई तो वो भी रुककर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मैडम, आपका घर आ चुका है, अंदर जाने का इरादा नहीं है क्या? उसने दोनों हाथों से अपने बाल संवारते हुए आंख मारकर कहा तो रोशनी को होश आया। वो सचमुच झेप गई थी। उसका सामान उसे सौंपकर वो वापस अपनी गाड़ी में आ बैठी। स्टीयरिंग पर हाथ जमाए वो कुछ सोच रही थी और विक्रम उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। हम दोबारा कब मिलेंगे? रोशनी ने बेहद धीमे और नरम लहजे में पूछा। वो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। जब किस्मत को मंजूर होगा। विक्रम ने अपना हाथ सिर तक ले जाकर इशारे से बाय कहा और बाइक स्टार्ट करके चला गया, जबकि वो आज भी उसे थैंक्स नहीं कह पाई थी।
जब वो घर के अंदर आई तो उसके पिता महेंद्र प्रताप सिंह घर में ही मौजूद थे। वो उन्हें अचानक सामने देखकर चौंक गई, फिर दौड़कर उनके सीने से जा लगी। वे पहले से ही बहुत परेशान दिख रहे थे। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थी तुम? तुमने फोन पर कहा कि तुम अपनी सहेली के घर हो, मगर मुझे तो लगा कि वे लोग तुम्हें उठा ले गए। मैं बहुत डर गया था। वे लोग बहुत खतरनाक है। वे मेरे जानी दुश्मन बन चुके हैं। वे वाकई बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। डैड, उन्होंने सच में मुझ पर हमला किया था, मगर मैं किसी तरह बच निकली। मेरी सहेली का घर पास ही था तो रात को मैं वहीं चली गई थी। मैं भी बहुत डर गई थी डैड, वो नम आंखों से कह रही थी। महेंद्र प्रताप ने उसके माथे को चूमा। जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम साथ में खाना खाएंगे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर विक्रम जब अपने घर वापस आया तो उसकी नजर बेड पर पड़े रोशनी के उस छोटे से वॉलेट पर गई जो गलती से वहीं छूट गया था। उसने वॉलेट उठाकर खोला तो अंदर अच्छी खासी रकम रखी थी और साथ में रोशनी की एक खूबसूरत तस्वीर भी लगी थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर को छुआ और फिर कुछ सोचकर वो तस्वीर निकाली और अपने खुद के वॉलेट में लगा ली। परफेक्ट। फिर उसने एक नज़र उसके खाली वॉलेट को देखी, यानी किस्मत को मंजूर है हमारा एक बार फिर मिलना। नाइस। वो गहराई से मुस्कुराया। रोशनी अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। डैड ने उससे कहा था कि वे उसकी सुरक्षा के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखने वाले हैं। रोशनी पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, मगर डैड की चिंता देखकर वो राजी हो गई। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बहुत से लोगों को घर पर बुलाया था। वे पूरी जांच पड़ताल करके ही किसी को काम पर रखना चाहते थे, जबकि रोशनी के दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स था। वो इस काम के लायक था, विक्रम। मगर उसकी किस्मत खराब थी। जैसे ही उसने विक्रम को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल हाथ में लिया, वो छूटकर नीचे गिर गया और स्क्रीन टूटने की वजह से अब ऑन ही नहीं हो पा रहा था। अगर वो घर के लैंडलाइन फ़ोन से कॉल करती तो उसके लिए उसके पास वो सफ़ेद कागज़ होना चाहिए था जिस पर विक्रम का नंबर लिखा था, मगर वो कागज़ तो उसका नंबर दर्ज था। वो बहुत परेशान थी। कल ही उसके डैड इन बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उनका इंटरव्यू करने वाले थे और वो बस रो देने को थी। उधर विक्रम आज उसके घर आया था। अपनी बाइक को एक तरफ खड़ा करके वो जैसे ही मेन गेट की तरफ आया, उसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लोगों की एक लंबी कतार नजर आई। क्या इस महल की राजकुमारी के लिए दूल्हा चुना जा रहा है? वो अपना सिर झटक कर अंदर जाने लगा। तभी गार्ड ने उसे रोक लिया। भाई, इधर लाइन में लगो, सबका नंबर आएगा। शाबाश। विक्रम ने गार्ड को घूरा। अरे भाई, मैं तो ये पर्स वापस। हाँ हाँ ठीक है, हो गए बहुत बहाने, अब लाइन में लगो। साहब यहीं आ रहे हैं। गार्ड ने एक नज़र उन सब कदावर आदमियों को देखा और फिर एक तरफ विक्रम को। वो इन सब में सबसे ज्यादा यंग, आकर्षक और बिल्कुल अलग लग रहा था। गार्ड की बात सुनकर विक्रम अपना सिर झटककर लाइन में आ खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद एक 60 साल की शालीन बुजुर्ग उनकी तरफ बढ़े। तीखे नए नक्श के मालिक महेंद्र प्रताप सिंह एक एक आदमी के पास रुक रुक कर अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। पूछते पूछते उन्होंने एक नज़र विक्रम पर डाली जो नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स में था। उसकी बॉडी भी परफेक्ट थी और कद काठी भी बेहतरीन। अगर मेरी बेटी तुम्हें 300 थप्पड़, 200 मुक्के, 100 लाते मारे और इसका इससे भी दिल न भरे तो वो अंग्रेजी में तुम्हें गालियां दे, इसके बावजूद भी तुम उसके बॉडीगार्ड होने के नाते उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? उन्होंने बिल्कुल गंभीर अंदाज में पूछा। रोशनी जो टहलती हुई घर से बाहर आ रही थी, विक्रम को वहां देखकर खुशगवार हैरानी के साथ अपने डैड की तरफ आई। विक्रम ने अपने कान को सहलाते हुए कंधे उचकाए और कहा, मैं उसका बॉडीगार्ड होने के नाते उस पर अपना खून भी माफ कर दूंगा। फिर उसने एक नज़र महेंद्र जी के पीछे खड़ी रोशनी पर डाली जो इशारे से उसे हाय कह रही थी। बधाई हो, तुम चुन लिए गए हो। महेंद्र प्रताप सिंह उसका कंधा थपथपाते हुए वापस मुड़े तो उन्होंने रोशनी को देखा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटा? उन्होंने नरमी से पूछा। नहीं डैड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रोशनी ने बात को थोड़ा खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। तो वे उसका सिर थपथपाकर आगे बढ़ गए। फिर बाकी सारे आदमी जो इंटरव्यू के लिए आए थे वे विक्रम को घूरते हुए वापस जा रहे थे। हे, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे डैड बॉडीगार्ड रख रहे हैं? रोशनी ने बड़ी खुशी और हैरानी से पूछा। मुझे क्या पता भाई, मैं तो ये पर्स वापस करने आया था।
उसने रोशनी का वॉलेट उसकी तरफ बढ़ाया तो रोशनी के होंठ खुले के खुले रह गए। ओह! यानी ये एक हसीन इत्तेफाक, एक खूबसूरत संयोग था। वो लगातार मुस्कुरा रही थी। बस, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें पता था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो तुम खुद मुझे इस इंटरव्यू के बारे में सूचित नहीं कर सकती थी। जाओ, अब मैं तुम्हारे डैड को मना करके आता हूँ। मुझे नहीं करनी ये नौकरी। वो थोड़ी बनावटी बेरुखी से सिर झटक कर आगे बढ़ने लगा। रोशनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी मगर मेरा मोबाइल गिरकर बंद हो गया और तुम्हारा वो बायोडाटा वाला कागज भी खो गया। सच में मैं बहुत परेशान थी कि तुम्हें कैसे ढूंढूं। उसका गला भराया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब रोने मत, बैठ जाना। विक्रम ने उसके सिर पर धीरे से चपत लगाई और मुस्कुराया तो रोशनी भी खिलखिला उठी। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। उसे रहने के लिए घर में ही एक कमरा मिला था। खाना, कपड़े, जैसा वो चाहता था सब कुछ मिला था सिवाय उसकी ड्रेसिंग के। रोशनी कॉलेज जाने के लिए तैयार थी मगर विक्रम अब तक बाहर नहीं आया था। वो बंगले से निकलकर सामने वाले गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। वो जैसे ही उसके कमरे में आई एकदम मुंह पर हाथ रखकर पलट गई। विक्रम उसे यहाँ देखकर थोड़ा ठिठका। वो बिना शर्ट के था। मैडम, कुछ तो शर्म करिए। अब मैं आपका बॉडीगार्ड और ड्राइवर हूँ। इस तरह अपने ही बॉडीगार्ड को ताड़ना नियमों के खिलाफ है। वो मजे लेते हुए अपने यूनिफॉर्म की शर्ट पहन रहा था। मैं नियमों को फॉलो नहीं करती। वैसे मिस्टर बॉडीगार्ड, पहले ही दिन लेट। रोशनी अब पलटी तो वो कोट और टाई पहन चुका था। यार, मैंने कहा तो था कि मुझसे ये वाली ड्रेसिंग नहीं होती। इसमें मुझसे लड़ाई भी नहीं की जाएगी। और चूंकि अब सारा दिन तुम्हारे साथ रहना है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे दुश्मनों से सामना ना हो। मेरी इस ड्रेस का कुछ इंतजाम करो यार। आखिरी में वो मुंह बिगाड़ कर कहने लगा तो रोशनी मुस्कुरा दी। चलो, आज कॉलेज के बाद तुम्हारे इस हुलिये पर काम करेंगे, ओके। वो उसे तसल्ली देकर आगे बढ़ गई। जब वो बाहर आया तो रोशनी अपने मोबाइल में बिजी थी। विक्रम ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। मैम प्लीज। वो मुस्कुराते हुए एक अदा से अंदर जा बैठी। विक्रम ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कॉलेज से वापसी पर वो विक्रम को एक बड़े बुटीक पर ले आई। उसने उसकी पसंद के कुछ बेहतरीन और आरामदायक ड्रेसेस उसे दिलाए। अब वो एक सामान्य और स्टाइलिश कपड़ों वाले हुलिये में रहने वाला था। रोशनी को इसी अंदाज में अच्छा लगता था। उसके डैड ने भी इस बात के लिए मना नहीं किया क्योंकि वे अपनी बेटी की हर खुशी पर हमेशा राजी रहते थे। अब वो सारा सारा दिन उसके साथ बाहर होती थी। कभी किसी रेस्टोरेंट जाना हो तो बॉडीगार्ड साथ, कभी किसी पार्टी में जाना हो तो बॉडीगार्ड साथ। कुछ दिनों बाद उसके डैड वापस बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर चले गए थे। अब वो काफ़ी बेफिक्र थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी बेटी अपने ही बॉडीगार्ड पर दिल हार चुकी है, उससे प्यार करने लगी है। डैड, मेरा बर्थडे आ रहा है और आप इस बार भी नहीं आने वाले। वो जो पानी की बोतल लिए गेस्ट हाउस की छत पर टहल रहा था, रुककर उसे देखने लगा। वो अपने बंगले की छत पर खड़ी मोबाइल पर बात कर रही थी, साथ ही बार बार अपने आंसू भी साफ कर रही थी। महेंद्र जी ने पहले तो उसे प्यार से समझाया, फिर थोड़ा कड़े शब्दों में डांट कर फ़ोन बंद कर दिया। वो अब दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। विक्रम, उसकी रुमासी आवाज़ सुनकर वो अपने हिस्से की छत पर खड़ा इशारे से रोने की वजह पूछने लगा। रोशनी ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उसने वापस इशारा करके उसे तसल्ली दी कि वो आ रहा है। ठीक 5 मिनट बाद वो उसके साथ छत पर मौजूद था। वहाँ एक आरामदायक सोफा पड़ा था। दोनों एक साथ बैठ गए। वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आंसू साफ कर रही थी और वो बस खामोशी से उसे देखे जा रहा था। हो सकता है उन्हें वाकई कोई बहुत जरूरी काम हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मना लो, उसने उसे समझाया। हमेशा की तरह इस बार भी नहीं विक्रम। मेरा जन्मदिन तब खास बनता है जब मेरी मम्मा होती थी और मैं अपनी फैमिली के साथ इसे मनाती थी। एक वक्त था जब डैड मेरे साथ होते थे, मगर उसके बाद से तो बस पैसे दे देते हैं, महंगे गिफ्ट्स भेज देते हैं और मैं यहाँ अकेली होती हूँ। वो फिर से रोने लगी तो विक्रम ने धीरे से उसके आंसू साफ किए। मैं बताऊं तुम असल में क्या चाहती हो, उसने बहुत नरमी से उससे पूछा। रोशनी ने अपना सिर उठाकर भीगी आंखों से उसे देखा।
मैं हर एक पल को खुलकर जीना चाहती हूँ। कोई ऐसा हो जो हमेशा मेरे साथ रहे, जिसके साथ मैं पूरी तरह आज़ाद और खुश महसूस करूँ। उसने हसरत भरी निगाहों से कहा, क्या तुम अपना एक ख़ास दिन मेरे साथ बिताना चाहोगी? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बाद में हूँ, पहले तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। उसने इतनी शालीनता और नरमी से कहा कि वो हैरत से उसे देखने लगी। मुझे रोना है विक्रम, मुझे टिश्यू मत देना, रोशनी ने बेहद भावुक होकर कहा। तो ये बंदा और इसकी बाहें दोनों हाजिर हैं सरकार। विक्रम ने अपनी बाहें फैलाई तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके सीने से लगकर रोने लगी। विक्रम बहुत नरमी से उसकी पीठ थपथपा रहा था। कुछ देर वो यूं ही रोती रही, मगर फिर ना जाने कब वो उसके मजबूत सीने से लगे लगे ही सो गई। विक्रम ने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे उसके कमरे में ले आया। उसे उसके बेड पर आराम से लेटाकर वो पलटने लगा, फिर कुछ सोचकर रुका और उसके पास ही बैठ गया। धीरे से उसके चेहरे पर आते बालों को हटाते हुए उसके गाल थपथपाए, फिर उसके होठों पर अपनी उंगली फेरी और उसके और करीब हुआ। उसने रोशनी की बंद आंखों पर अपने होंठ रख दिए, उसके माथे को चूमा और उसके गालों पर अपने होठों से चाहत की मुहर लगा दी। फिर वो गहरी नज़रों से उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। अंदर के एहसास इस वक्त बहकने पर उकसा रहे थे। सांसों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और वो खुद पर से काबू खो रहा था। तभी उसने थोड़ा झुककर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और बहुत नरमी से अपनी प्यास बुझाने लगा। वो नींद में थोड़ी कसमसाई, मगर उसकी नींद बहुत गहरी हो चुकी थी। विक्रम झुका हुआ था, अपनी चाहत जताता रहा। फिर रुककर उसने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी शर्ट को थोड़ा नीचे खिसकाया। वो उसकी धड़कनों पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। उसने एक हाथ उसकी शर्ट के अंदर किया और शर्ट को थोड़ा ऊपर करके उसके नाभि पर झुका। वो नींद में हल्की आंखें खोल बंद कर रही थी। तभी वो थोड़ा दूर हुआ। उसने रोशनी की शर्ट को ठीक किया और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। ये कोई गलत काम नहीं है, ये मेरा हक है और अपना हक मैं तो लेकर रहूंगा। उसके ऊपर चादर ठीक करते हुए वो कमरे से बाहर जा चुका था। आज पूरा 1 महीना हो चुका था उसे यहाँ नौकरी करते हुए। अब वो बॉडीगार्ड से ज़्यादा उसका पार्टनर लगता था। वो हर जगह उसके साथ होता था। वो जब भी कुछ खरीदती उसकी राय जरूर लेती थी। उसे हर छोटी बड़ी चीज़ में विक्रम की ज़रूरत होती थी। उसके बिना वो कहीं आती जाती नहीं थी। रोशनी लॉन में लगे झूले पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब वो उसके पास आया। रोशनी ने सिर उठाकर उसे देखा। मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, वो पूरी गंभीरता से कह रहा था। उसका अंदाज आज काफ़ी बदला हुआ था। विक्रम, कल मेरा जन्मदिन है। वो अविश्वास से उसे देख रही थी। वो कैसे उसे इस मोड़ पर छोड़कर जा सकता था, वो भी इस खास मौके पर। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना रोशनी, मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वो अपनी नज़रें चुराकर कह रहा था। रोशनी की आंखें भीगने लगी। वो झटके से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कुछ? विक्रम उसके और करीब हुआ। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नौकर या नौकरानी मौजूद नहीं थी। फिर उसने रोशनी के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और बहुत नरमी से उसका माथा चूम लिया। मैं सिर्फ 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, हम साथ में केक काटेंगे, ओके, और डिनर भी करेंगे। वो नरमी से उसे समझा रहा था, मगर रोशनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वो चला गया। वो वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो जब से गया था उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वैसे तो वो आज ही गया था, मगर रोशनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके बिना कितने ही दिन गुजर चुके हों। रात के 12 बजने में पूरा 1 घंटा बाकी था जब अचानक उसका मोबाइल बज उठा। शायद कोई मैसेज आया था। अनजान नंबर से आए उस मैसेज पर लिखा था 60 मिनट बाकी। आया। उसने बड़ी हैरानी से उस मैसेज को देखा, फिर दीवार घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो पूरे 11 बज रहे थे। उसने अपना सिर झटककर मोबाइल को एक तरफ रख दिया। होगी कोई सहेली, उसने सोचा, मगर उसका मन उदास था। उसका वो सबसे खास इंसान इस वक्त उसके पास जो नहीं था। अभी सिर्फ 1 ही मिनट बीता था कि तभी दोबारा मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। एक और मैसेज आया, 59 मिनट बाकी। ऐसे ही लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ चुके थे। आखिर कौन है ये, और ये समय क्यों गिन रहा है? उसने अपना मुंह बनाते हुए मोबाइल को साइड में रखा और अपने बाल सुखाने लगी।
आज मैं इतनी अच्छी तरह से तैयार होऊंगी और अपना स्टेटस लगाऊंगी ताकि जब वो देखे तो उसे पता चले कि मैं उसके बिना मरी नहीं जा रही। मेरी जिंदगी उसके बिना भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये सच है कि मुझे उस पर क्रश है, मगर मैं जानबूझकर उसे ये दिखाऊंगी और उसके डिनर की पेशकश को भी ठुकरा दूंगी। आया बड़ा, अगर वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड ही बनकर रहना चाहता है तो ऐसा ही सही। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी नई ड्रेस पहनने लगी। उसने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और मोबाइल निकालकर खुद के लिए फूलों के कुछ बड़े बुके ऑर्डर कर दिए। अब वो मुस्कुराते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़क रही थी, जबकि मोबाइल पर मैसेजेस का नोटिफिकेशन अब भी लगातार आ रहा था। रात के 12 बजने में जब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, तब रोशनी अपने कमरे को बड़ी खुशगवार हैरानी से देख रही थी। घर के नौकरों ने उसके ऑर्डर किए हुए फूलों को उसके पूरे कमरे में बहुत सलीके से सजा दिया था। वो अपने मोबाइल से उन फूलों की तस्वीरें ले ही रही थी कि तभी अचानक पूरे बंगले की लाइट्स बंद हो गई। उसने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नौकरों से लेकर गार्ड्स तक को आवाज देने लगी, मगर पूरा बंगला जैसे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अलावा वहां कोई दूसरा इंसान है ही नहीं। तभी वो चलते हुए पीछे के लॉन की तरफ आई, जहां मेन स्विच बोर्ड लगा हुआ था, मगर वहां पहुंचते ही उसकी नजर ऊपर छत की तरफ जा रही सीढ़ियों पर गई, जहां फूलों की एक खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। वो बेहद अचरज से उन फूलों पर कदम रखती हुई धीरे धीरे ऊपर छत पर आ गई। छत पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। वो झटके से पलटी, डर के मारे मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। 98765432 जैसे ही गिनती खत्म हुई, छत की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो गई और सामने का नजारा देखकर रोशनी दंग रह गई। छत पर बेहद खूबसूरत सेटअप लगा हुआ था और वो खुद सामने लाल गुलाबों का एक बहुत बड़ा फुल साइज बुके लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। रोशनी, हैप्पी बर्थडे। वो जो पिछले आधे घंटे से उससे बुरी तरह नाराज थी, इस वक्त अपनी सारी नाराजगी भूलकर दौड़ती हुई सीधे उसके सीने से जा लगी। फूलों का वो बड़ा गुलदस्ता विक्रम के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। रोशनी उसके गले लगी खुशी के मारे रो रही थी। विक्रम ने बहुत नरमी से उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसके आंसू साफ करने लगा। मिस ब्यूटी क्वीन, ऐसे रोते नहीं हैं। रोशनी बिना पल के झपकाए बस उसे ही देखे जा रही थी। अगर आज रात तुम यहाँ न होते ना विक्रम, तो मैं तुमसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करती। वो अपना पूरा लाड और हक दिखा रही थी, जिसे देखकर वो गहराई से मुस्कुराया। और ऐसा कभी हो सकता है भला कि मैं अपनी प्रिंसेस को नाराज रहने दूं? अच्छा चलो, अब जल्दी से केक काटो, इससे पहले कि तुम्हारा कोई नौकर यहाँ आ जाए और तुम्हारे डैड को फोन करके बता दे कि आपकी बेटी का उसके बॉडीगार्ड के साथ चक्कर चल रहा है। विक्रम की इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों ने एक साथ मिलकर केक काटा। इसके बाद विक्रम उसे अपने साथ बाहर डिनर पर ले गया। बंगले के पिछले रास्ते से निकलकर वे शहर के सबसे मशहूर होटल की छत पर पहुंचे। वो होटल की 12वीं मंजिल की छत थी, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, फ्लैट्स, सिनेमा और बहुत कुछ था। विक्रम ने सबसे ऊपरी मंजिल की इस छत पर पहले से ही पूरी बुकिंग करवा रखी थी, जिसे बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। उन दोनों ने साथ बैठकर डिनर किया। क्या मेरे साथ डांस करोगी ब्यूटीफुल? विक्रम ने रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। वहां बज रहे बेहद धीमे और मधुर संगीत पर वे दोनों स्लो डांस करने लगे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। रोशनी जैसे इस पूरी दुनिया को भुलाकर सिर्फ उसकी आंखों में खो चुकी थी। फिर धीरे से उसने विक्रम के मजबूत कंधे पर अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें मूंद ली। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ सोचकर रोशनी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। मैं भी, पहले मैं। रोशनी ने जिद की तो खामोश हो गया। मुझे आज तक कभी कोई लड़का पसंद नहीं आया। तुम ये कह सकते हो कि मैंने कभी किसी को इस नज़र से देखा ही नहीं, मगर जब से तुम मुझे मिले हो मेरी नज़र सिर्फ तुम पर आकर ठहर गई है। वो उसके सीने से लगकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही थी। हे भगवान, यानी आपकी वो वाली नज़र थी मुझ पर। विक्रम उसकी बात सुनकर थोड़ा झेप गया था।
मगर रोशनी रुकी नहीं। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो विक्रम। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बारे में ना सोचूं, मगर इस दिल पर मेरा कोई काबू ही नहीं रहा। वो अपने दिल का पूरा हाल बयां कर रही थी और विक्रम बस मुस्कुरा रहा था। आखिरकार वो उसके दिल में अपनी जगह बना ही गया था। मगर जब तुमने मुझसे दूर जाने की बात की तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तो तुम्हारी आदत हो चुकी है विक्रम, जिसे मैं अब तक सिर्फ एक क्रश समझ रही थी, वो असल में मेरा सच्चा प्यार था। रोशनी ने महसूस किया कि ये सुनते ही विक्रम की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई थी। शायद वो भी उसे हमेशा के लिए अपनी बाहों के घेरे में सुरक्षित रखना चाहता था। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है विक्रम, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। खुद को? मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है विक्रम। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मैं गलत नहीं हूं ना? वो रोने लगी थी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में समेटे रखा और उसे यूं ही अपने सीने से लगकर रोने दिया। मगर एक बात है विक्रम, जो मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, ये जानकर कि मेरे डैड ने बचपन में ही मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। ये सुनते ही विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। रोशनी आगे बताने लगी, मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि बचपन में डैड के एक बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, जो बाद में किसी विवाद के कारण दूर गांव में जाकर रहने लगे। मम्मा ने कहा था कि उन लोगों ने बचपन में ही मुझे अपने बेटे के लिए मांग लिया था और डैड ने भी वचन दे दिया था, मगर बाद में जब डैड अमीर हो गए तो वे इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। वे उस परिवार को अपने से बहुत छोटा और कमतर समझने लगे। वे कहते थे कि वे लोग अब पिछड़े और देहाती हो चुके हैं। डैड ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मम्मा जब बीमार थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं खुद उस परिवार को ढूंढूं और उस लड़के से मिलूं। मम्मा उस लड़के को बहुत पसंद करती थी, मगर वो लोग कहाँ चले गए ये कोई नहीं जानता था। वे अचानक गायब हो गए। वो एकटक शून्य में देखती हुई कहे जा रही थी, जबकि विक्रम की आंखों में एक गहरा गुस्सा उतर आया था, मगर वो खुद पर काबू रखे हुए था। रोशनी ने आगे कहा, मम्मा की मौत के बाद मुझे बस इतना याद रहा कि मैं किसी को दिए गए वचन से बंधी हूँ। विक्रम, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा। मैं पिछले 3-4 सालों से उस परिवार की तलाश कर रही थी, मगर वे मुझे कहीं नहीं मिले। तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? मैंने मम्मा के वचन का मान रखने की पूरी कोशिश की थी। उसकी आंखें अब सूख चुकी थी। उसकी बातों पर विक्रम कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध शांत रह गया। फिर उसे अपनी आंखों में एक नमी महसूस हुई। तो क्या वो पहले ही उस वादे को निभाने की कोशिश कर चुकी थी? क्या वो बेकसूर थी? विक्रम, मेरी जिंदगी पर मेरा भी तो अधिकार है ना? मैं भी तो अपनी मर्जी से जी सकती हूँ ना? मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई अपराध तो नहीं किया। वो उससे इस बात का समर्थन चाह रही थी, तभी विक्रम ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया। रोशनी डर और घबराहट से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। विक्रम ने उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बेहद नरमी से कहा। रोशनी को अपने अंदर एक असीम सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। अगले ही पल विक्रम उससे 2 कदम दूर हुआ और टेबल से खूबसूरत लाल गुलाब उठाकर अपना एक घुटना जमीन पर टिकाकर बैठ गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी रोशनी? विक्रम ने फूल उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में ढेरों जज्बात उमड़ रहे थे। रोशनी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगी। तभी उसे गुलाब की पंखुड़ियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने फूल को हाथ में थामकर ध्यान से देखा तो अंदर एक बेशकीमती नगीना चमक रहा था। वो एक खूबसूरत रिंग थी। वो इस सुखद आश्चर्य से उसे देख रही थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसे वो अंगूठी पहनाई, उसके हाथ को चूमा और उठकर उसे गले से लगा लिया। आखिरकार सालों का इंतजार खत्म हुआ था। वो शख्स जो कभी इस परिवार से बदला लेने का इरादा रखता था, आज दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसे एक बहुत बड़े अनर्थ और अपराध से बचा लिया गया था। वो असल में उसी पुराने पार्टनर का बेटा था जिसे रोशनी ढूंढ रही थी। आज पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे उन्हें इस खूबसूरत रिश्ते में आए हुए। इन 2 हफ्तों में उन्होंने पूरा शहर घूमा था और वे दोनों बेहद खुश थे। विक्रम ने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। इस वक्त विक्रम उसके बेड पर अपनी कोहनी के बल लेटा हुआ सिर्फ रोशनी को ही देख रहा था, जो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने खरीदे नए नए कपड़े खुद पर लगाकर चेक कर रही थी। ये देखो विक्रम, ये कितना प्यारा है ना? उफ,
मेरा तो दिल ही आ गया है इस पर, उसने चहकते हुए कहा। तो विक्रम बस मुस्कुराकर रह गया। और ये क्या है? ओह गॉड! रोशनी जो शॉपिंग बैग को पूरी तरह पलटकर चीजें निकाल रही थी, उसमें से एक बेहद खूबसूरत और बोल्ड नाइटी बाहर आ गिरी। उसे देखते ही शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। विक्रम ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारे लिए है, करो करो, ये भी पहनकर चेक करो। विक्रम ने मजे लेते हुए कहा तो रोशनी ने उसे आंख ततेर कर घूरा। बेशर्म, ये तुम्हारी ही हरकत है ना? विक्रम बेड से उठकर बिल्कुल उसके करीब आया तो रोशनी थोड़ा पीछे हटने लगी। ऐसी हरकतों में अक्सर बरकत होती है जान, पहनकर चेक तो करो। मैं कसम खाता हूँ सिर्फ एक बार देखकर बाहर चला जाऊंगा। उसकी इस नई फरमाइश पर रोशनी शर्म से पानी पानी हो गई। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। उसे अपने इतने करीब पाकर रोशनी की तो सांसें ही रुकने लगी थी। अब वो उसे क्या बताती कि वो तो वैसे भी हर रात चुपके से उसके पास होता है। विक्रम ने उसकी पतली कमर में अपना हाथ डाला और उसे दीवार से सटा दिया। इस हड़बड़ाहट में रोशनी के हाथ से वो नाइटी छूटकर नीचे गिर गई। वो बस विक्रम की आंखों में देख रही थी। विक्रम ने बहुत नरमी से उसके होंठों पर झुककर उसे चूमना शुरू कर दिया। रोशनी ने कसकर उसकी शर्ट को अपने हाथों में दबोच रखा था। विक्रम के हाथ उसकी शर्ट के अंदर जाकर उसकी त्वचा को छू रहे थे। वो उसे रोकना चाहती थी मगर वो दूर हटता तब न। विक्रम ने उसकी गर्दन पर झुककर जब अपनी चाहत का एक गहरा लब बाइट छोड़ा तो रोशनी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। तभी अचानक विक्रम के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी, जिससे मजबूर होकर वो उससे दूर हटा। रोशनी अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही और वो उसे एक गहरी नजर से देखकर कमरे से बाहर चला गया। रात के ठीक 3 बज रहे थे मगर रोशनी को नींद नहीं आ रही थी। आज विक्रम ने उसके होश उड़ा दिए थे। वो बार बार अपने होठों को छूती हुई अकेले में मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ सोचकर वो ऊपर छत की तरफ आई, उसे टेरेस पर तलाश करने के लिए। शायद वो ऊपर आए, शायद वो उसे देख ले। न जाने क्यों उसकी आंखें उसकी एक झलक पाने को तरस रही थी। तभी उसे वो नजर आया, ढीली सी टी-शर्ट और ट्राउजर पहने, एक हाथ से फोन कान पर लगाया और दूसरे हाथ से अपने बालों को संवारते हुए। वो शायद किसी से बात करने में बिजी था। वो उसे ही देख रही थी। बीच में एक दो बार विक्रम की नजर भी उस पर पड़ी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा तो विक्रम ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। करीब 2 से 3 बार ऐसा ही हुआ। अब रोशनी को बहुत तेज गुस्सा आया। वो उसे इस तरह कैसे अनदेखा कर सकता था। रोशनी ने तुरंत उसे कॉल मिलाई तो उसका नंबर बंद आ रहा था। इसका मतलब वो इस वक्त किसी दूसरे नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। विक्रम, उसने विक्रम को आवाज लगाई तो उसने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और छत से वापस नीचे अपने कमरे की तरफ चला गया। उसका ये व्यवहार रोशनी के तन बदन में आग लगा गया। वो पैर पटकते हुए गुस्से से अपने कमरे में आई। उसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे अनदेखा करे। हाँ, उसने बेड के तकिए उठाकर नीचे फेंक दिए। ये कौन सा समय है किसी से बात करने का? इस वक्त वो किसके साथ बिजी था? दूसरी तरफ ऐसा कौन था जिसकी वजह से वो मुझे नजरअंदाज कर रहा था? रोशनी ने हाथ मारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी सारी चीजें नीचे गिरा दी। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तभी वो झटके से उठी। नहीं मिस्टर विक्रम, हमेशा जो तुम चाहो वो नहीं हो सकता। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो गुस्से में अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर निकली। विक्रम के हिस्से का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। हैंडल घुमाकर वो जैसे ही अंदर आई तो उसने देखा कि वो किचन में खड़ा चाय बना रहा था। वो इस वक्त बिना शर्ट के था। एक हाथ से फोन कान से लगाया हुआ था और दूसरे हाथ से अपने बाल सहला रहा था। कदमों की आहट पर वो पलटा तो रोशनी को वहां खड़ा पाया। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। रोशनी बिल्कुल सपाट अंदाज में उसे घूर रही थी। उसका गुस्सा काबू में आ ही नहीं रहा था। ऊपर से विक्रम का ये अनजान बनने का नाटक उसे और ज्यादा भड़का रहा था। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब। वो फोन पर अब भी किसी से बात कर रहा था जबकि उसकी नजरें रोशनी पर ही टिकी थी। रोशनी से अब उसका ये रवैया और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झटके से आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन छीना और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। फोन के परखच्चे उड़ गए। विक्रम बिल्कुल हक्का बक्का सा कभी रोशनी को तो कभी अपने टूटे हुए मोबाइल को देखने लगा।
ये क्या तरीका है रोशनी, उसने गुस्से में कहा। उसके अंदाज में बहुत ज़्यादा सख्ती थी। कोई और समय होता तो वो शायद उसकी इस आवाज़ से डर जाती, मगर इस समय उस पर केवल गुस्सा सवार था। शायद ये पहली बार था जब उसने उसका पूरा नाम लिया था। ये तो तुम बताओ कि ये क्या तरीका है? उस वक्त तुम किसके साथ फ़ोन पर बिजी थे? तुम किसे दिलासा दे रहे थे? हाँ, वो ज़ोर से चिल्लाई। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा एक दोस्त था। विक्रम ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। तो अपने उस दोस्त के लिए तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अनदेखा करो? वो गुस्से में एक शेरनी की तरह दहाड़ती हुई उसके बिल्कुल करीब आई और उसके मजबूत सीने पर अपने दोनों हाथों से मारकर उसे पीछे धकेला। एक बार, दो बार, तीन बार। तभी विक्रम ने एक झटके से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। वो अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा था रोशनी। मैं तो बस अपनी नज़रों और खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज सुबह जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, मेरे एहसास अब तक नहीं संभले हैं। ऊपर से तुम ऐसे छोटे और तंग कपड़े पहनकर मेरे सब्र की परीक्षा ले रही थी। अगर मैं तुमसे दूर न भागूं तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो बिल्कुल दीवानेपन से भरे लहजे में कह रहा था। रोशनी एक पल को उसे देखती ही रह गई। उसकी छोटी शर्ट और ट्राउजर काफी फिट थे, जिसने विक्रम को बेचैन कर दिया था। तुम्हारी ये कातिलाना आंखें, ये गुलाबी होंठ, तुम्हारी गर्दन का ये तिल, तुम्हारी पतली कमर, तुम्हारी ये महकती सांसें और ये तेज धड़कनें। वो पूरी शिद्दत से रोशनी पर झुका, एक हाथ से उसकी कमर को थामकर और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर वो बिल्कुल बेधड़क अंदाज में कह रहा था। रोशनी की सांसों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। ये सब मुझे बहकाता है, मुझे आमंत्रित करता है। मैं कितना भी तुमसे दूर भागने की कोशिश करूं, मगर मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। मुझे बताओ मैं क्या करूं रोशनी? तुम मेरी भावनाओं को बिगाड़ रही हो, मेरे अंदर की आग को भड़का रही हो तुम। उसने रोशनी के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए उसकी गर्दन पर अपने दांतों से एक गहरा निशान बना दिया। रोशनी के लिए वहां खड़े रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर वो पीछे हटती भी कैसे? विक्रम ने उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले रखा था। क्यों करती हो तुम मुझ पर इतना अत्याचार? हाँ, पागल कर रही हो तुम मुझे। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती मुझ पर? विक्रम ने उसकी शर्ट को अपने हाथों में दबोच कर बेहद कड़े लहजे में कहा। रोशनी की जुबान जैसे इस वक्त उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मगर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में अधिकार जताते कैसे हैं। उसने एक झटके से रोशनी को अपनी गोद में उठाया और अंदर कमरे की तरफ जाने लगा। नहीं विक्रम, छोड़ो मुझे प्लीज। वो लगातार उसकी गोद में मचल रही थी। विक्रम ने उसे पूरी तरह काबू करते हुए अपने कंधे पर डाल दिया। रोशनी उसकी पीठ पर लगातार अपने हाथों से मार रही थी, मगर विक्रम पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने कमरे में लाकर रोशनी को बेड पर पटका और तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। रोशनी घबराकर जैसे ही बेड से उठकर भागने लगी, तभी विक्रम ने आगे बढ़कर अपना पूरा वजन उस पर डालकर उसके ऊपर झुका। चुप, मैंने कहा चुप करके लेटी रहूं, वो दबे दबे गुस्से से कहने लगा, मगर रोशनी लगातार अपने हाथ पांव मार रही थी, उससे छूटने का प्रयास कर रही थी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हाँ, विक्रम ने उठकर खूंटी पर टंगा अपना लेदर का बेल्ट खींचकर निकाला। रोशनी बेड से उठकर दरवाजे की तरफ लपकी तो विक्रम ने उसे एक झटके से पकड़कर वापस बेड पर फेंका। औंधे मुंह जाकर गिरी। विक्रम ने उसकी कमर को अपनी टांगों से काबू किया और उसके दोनों हाथ पीछे करके उन्हें बेल्ट से कसकर बांध दिया। फिर वो वैसे ही झुककर उसकी पीठ पर अपने होंठ रखने लगा। तुम मेरे साथ जोर आजमाइश करोगी? हाँ। वो उल्टी लेटी हुई थी और वो उसके ऊपर झुका, उसके कान के पास फुसफुसाकर जैसे उसकी जान ही निकाल रहा था। विक्रम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? रोशनी बेबसी और गुस्से से चीखी तो वो हल्का सा हंसा। अभी तो कह रही थी कि मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ, अब जब मैं पूरी तरह तुम्हारी तरफ ध्यान दे रहा हूँ तो भी तुम्हें आपत्ति है? वो उसके ऊपर लेट कर उसके बालों को पीछे हटाते हुए उसकी शर्ट की पीछे की डोरी खोलते हुए कह रहा था। वो आंखें नीचे बेबसी से बेड पर लेटी रही। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ, वो विनती कर रही थी, मगर सामने वाले पर तो जैसे एक अजीब सा जुनून सवार था। वो डोरी खोलकर बहुत धीरे से अपने होंठ उसकी खुली पीठ पर फेरने लगा।
फिर बहुत आराम से उसने रोशनी को सीधा किया और उसकी शर्ट के आगे के बटन खोलने लगा। नहीं करो विक्रम, ये गलत है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। रोशनी की ये बात सुनते ही विक्रम का चलता हुआ हाथ रुक गया। वो धीरे से उसके कान के पास झुका। तुम जानती हो कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना कितना मुश्किल होता है जब तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास इंसान तुम्हारे इतने करीब हो, मगर उससे भी ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब तुम्हें पता हो कि वो इंसान कानूनी और सामाजिक तौर पर तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा अपना है। विक्रम की इस बात पर वो बिल्कुल नासमझी से उसे देखने लगी। तब विक्रम ने धीरे से उसके हाथों को बेल्ट से आज़ाद किया, उसे सीधा लिटाया और उसके ऊपर आया। मेरे पास सारे अधिकार हैं रोशनी, मैं पूरा पूरा अधिकार रखता हूँ तुम पर, मगर फिर भी मैं तुमसे दूर रहता हूँ, चाहकर भी अपना अधिकार हासिल नहीं कर पा रहा। रोशनी को महसूस हुआ कि ये कहते हुए विक्रम की आंखें नम हो रही थी। तुम क्या कहना चाह रहे हो विक्रम? विक्रम एक गहरी सांस लेकर उसके बराबर में बेड पर लेट गया। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें आधा सच बताया था, जबकि आधा सच उन्होंने तुमसे छुपा कर रखा। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो कह रहा था और रोशनी हैरानगी से सिर्फ सुन रही थी। बचपन में तुम्हारे पिता ने जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय किया था, शायद तुम्हें अपना वो बचपन याद नहीं है। तुम तो उसका असली नाम तक भूल चुकी हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि बचपन में वो तुम्हें रोश कहकर पुकारता था। वो कह रहा था और उसका लहजा बेहद उदास था। रोशनी ने जब ये बात सुनी तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।